नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गिरिराज कुमावत। आज अपन बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइपरटेंशन में आज अपन क्या-क्या पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे और अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपरटेंशन होने से और उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। हाइपरटेंशन एक कंडीशन है जहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, है ना? अब सबसे पहले जो अपन देखते हैं 140/90 से अगर ब्लड प्रेशर हाई हो उसे अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर होता है, देखिए, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड उसकी वॉल पर जो प्रेशर लगाएगा उसे अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये दो तरीके से अपन देखते हैं। एक तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है जब हार्ट पंप करने के दौरान जो ब्लड वेसल के ऊपर जो प्रेशर ब्लड करेगा उसे अपन बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रेस्ट में हो और जो हार्ट रेस्ट में होने पर जो ब्लड प्रेशर प्रोवाइड करेगा ब्लड वेसल पे उसको अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन अगर किसी के होता है तो वो डैमेज कर सकता है ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, एटसेट्रा। अब अपन बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी की अपन बात करते हैं। एस्टिमेटेड 1.28 बिलियन एडल्ट्स जिनकी उम्र 30 से लेकर 79 ईयर ओल्ड है पूरी दुनिया के अंदर, उनके अंदर हाइपरटेंशन है। मोस्ट टू थर्ड लिविंग इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, ज़्यादातर जो है ये मिडिल और लो इनकम कंट्रीज के अंदर ही पाए जाते हैं। 46% ऑफ एडल्ट विद हाइपरटेंशन आर अनअवेयर, मतलब कि 46% जितने भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनको पता ही नहीं कि उनकी बीमारी है। और ये हाइपरटेंशन आजकल मेजर कॉज बन चुका है प्रीमेच्योर डेथ वर्ल्ड वाइड के अंदर। ये ग्राफ से अपन देख सकते हैं मेन वुमेन और टोटल कितना है। ये प्रिविलेंस के हिसाब से अपन ने ग्राफ बनाया है। फिर अपन बात एक आइसबर्ग फिनोमिनन। आइसबर्ग फिनोमिनन ये होता है कि जो अपन को हाइपरटेंशन केसेस जो अपन को मिल रहे हैं वो मामूली से बस इतने से हैं। विजिबल केस इतने इन कंपैरिजन टू हिडन केस। हिडन केस के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स आ सकते हैं, प्री सिम्प्टोमेटिक पेशेंट आ सकते हैं, अनडायग्नोज पेशेंट आ सकते हैं, लेटेंट आ सकते हैं, डेलिबरेटली इग्नोर्ड पेशेंट आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइसबर्ग जो बाहर दिखता है ये सिर्फ इतना सा है और जो अंदर पानी के अंदर जो होता है हिडन होता है वो इतना बड़ा है। तो ये इसी से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि डायग्नोज केस सिर्फ इतने हैं, दुनिया में सिर्फ इतने ही डायग्नोज केस है और अनडायग्नोज केस इतने हैं। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स कि हाइपरटेंशन की रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो उम्र, ज़्यादा उम्र के अंदर अपन देखते हैं कि हाइपरटेंशन देखी जाती है। डायबिटीज़ हो सकता है, अनहेल्दी डाइट हो, फिजिकल इनएक्टिविटी हो, ओबेसिटी हो, टू मच एल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी अपन को देखा जा सकता है। ये एक सारे रिस्क फैक्टर्स है हाइपरटेंशन के। अब अपन बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन क्या क्या है। ज़्यादातर तो जो पेशेंट्स होते हैं उनको कोई सिम्टम फील नहीं होता। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो होता है फोरहेड के अंदर, यहाँ पर अपने हेडेक होना, ब्लड विजन, चेस्ट पेन या फिर स्वेटिंग ज़्यादा आना। कुछ एक के अंदर पिडलिडिमा भी हो सकता है, मतलब पैरों में सूजन आ सकता है। तो ये सब चीज़ें अपन को साइंस अपन को मिल सकते हैं। कई बार नोज़ में से ब्लीडिंग वगैरह भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें जो है। फिर अपन इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अगर अपन मान लो हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या क्या अपन को तकलीफ या क्या क्या दिक्कत हो सकती है अपनी बॉडी के अंदर। अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन रहेगी तो मोस्ट कॉमन अपने हार्ट हार्ट पे दिक्कत करेगा, फेलियर में चला जाएगा पेशेंट। रिस्क ऑफ स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, विजन में भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी भी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर भी अपन देखते हैं कि ब्लड वेसल के ऊपर दिक्कत कर सकती है, हाइपरटेंशन क्राइसिस हो सकती है। तो ये सारे अनकंट्रोल्ड इसके इफेक्ट्स है हाइपरटेंशन के। फिर अपन बात करते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। हाइपरटेंशन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है, 95% पॉपुलेशन प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर ही आते हैं। और ये जनरली जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और डाइट और एज की वजह से देखा जा सकता है अपन को। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है कोई बीमारी कुछ और हो, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाए। ये 5 से 10% केसेस में हो सकते हैं। इसके कारण हो सकते हैं किडनी में कोई दिक्कत आ गई हो, एड्रेनल ग्लैंड में दिक्कत हो गई, या फिर आर्टरीज नैरो हो गई हो जो कि ब्लड सप्लाई करती है किडनी को, और कुछ एक मेडिकेशंस की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एक तीसरी डेफिनेशन और आती है, अपन बोलते हैं
आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मतलब सिर्फ सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ा हुआ हो, या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई हो। मैलिग्नेंट का मतलब खतरनाक, जहाँ पर इतना ब्लड प्रेशर हाई हो कि वो एंड ऑर्गन को डैमेज कर दे। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर रिमेन्स हाई कोई मेडिकेशन के दौरान 2 से 3 दवाइयाँ लेने के बाद भी अगर बीपी उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसे अपन रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन, व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाई इन मेडिकल सेटिंग, मतलब आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हो तभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, उसको अपन वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसको अपन आगे फर्दर डिस्कस करूंगा मैं, कि ओवर डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन करके एक टॉपिक लाऊंगा मैं आगे, उस पर अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे अपन को ब्लड प्रेशर नापना चाहिए और कैसे अपन को डायग्नोसिस करवाना चाहिए बीपी का। ठीक है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर अपन बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर और उसका होम्योस्टेसिस क्या होता है। अब ये मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ही थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने बॉडी के अंदर एक होम्योस्टेसिस होता है, इसमें बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स हो गया, कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म हो गया, हार्मोनल रिस्पॉन्स हो गया, किडनी एंड फ्लूइड बैलेंस मैकेनिज्म हो गया। ये आप मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं आगे फर्दर कभी और इसका पैथोफिजियोलॉजी अच्छे तरीके से आपको मैं बताना चाहूँगा। फिर अपन बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ हाइपरटेंशन। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर जो आजकल अपन बोलते हैं, वो होना चाहिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से कम होना चाहिए, डायस्टोलिक 80 से कम होना चाहिए। ये हाइपरटेंशन, इस टर्म को अपन एलिवेटेड हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 टू 129 एमएम ऑफ एचजी हो और डायस्टोलिक लेस देन 80 एमएम ऑफ एचजी हो, तो उसको अपन प्री हाइपरटेंशन या एलिवेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। फिर होता है दूसरा टर्म आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 टू 139 एमएम ऑफ एचजी हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89 तक हो। ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन हो गया। साथ में स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है जो 140 से ऊपर हो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा हो। एक होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो हायर देन 180 हो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा हो। अब अपन प्रिवेंशन बोल सकते हैं, कैसे कैसे प्रिवेंट करें। हाई ब्लड प्रेशर अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एक तो साल्ट इनटेक कम कर लो, क्योंकि पूरे दिन के अंदर 5 ग्राम से कम अपन को लेना है। दूसरी बात, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। सेचूरेटेड फैट्स हैं, वो ट्रांस फैट्स हैं, वो अपन को नहीं खाना। ट्रांस फैट्स और सेचूरेटेड फैट्स का आपको मैं मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बता देता हूँ। वो होता है बार बार तलने वाला तेल। फॉर एग्जाम्पल कचौड़ी जो बनती है, वो उसी तेल में 10 बार तली जाती है, तो वो सेचूरेटेड फैट्स बन जाता है। ठीक है, स्मोकिंग को अवॉइड करो आप, और रिड्यूस करो अल्कोहल, और फिजिकली एक्टिव रहो हर हर दिन, जब तक पसीना ना आ जाए। और मैनेजमेंट अपन क्या क्या करवा सकते हैं ब्लड प्रेशर का, वो डॉक्टर करेगा। आप किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास आप जाइए और उनसे अच्छा सा मैनेजमेंट लिए। बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है मार्केट में, हर तरीके के हिसाब से, हर कोमोर्बिडिटीज़ के हिसाब से अपने पास मेडिसिन अवेलेबल है। जैसे डायूरेटिक्स हो गई, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, और भी खूब सारे होते हैं सिम्पथोमेलाइटिक ड्रग्स, और खूब सारे ड्रग्स है, ये अपन ये यूज़ कर सकते हैं अपन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने। थैंक यू सो मच। और आगे भी अपन बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में, उसकी डाइट्स के बारे में, और हाइपरटेंशन की ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के बारे में अपन बात करेंगे। हाइपरटेंशन के ऊपर अपन बहुत सारा बड़ा टॉपिक अपन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।